जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हो? दिखाना जरा। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या पढ़ा रहा था मैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, गुड। हैं? गुड मॉर्निंग सर, क्या बता दूं? हैं? क्या? क्या बताऊं कॉकरोचो? यार, कॉकरोच पार्टी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसको इंस्टाग्राम ने हटा दिया। आज दोबारा बनाऊंगा, लिखो आगे। एक बार। हाँ भाई। प्यारे कॉकरोचो, तो कैसे हो कॉकरोचो? वैसे तुम लोग कॉकरोच बनने आए हो या अधिकारी? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें। देखो, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि एक होती है भीड़, क्या होती है, और एक होते हैं तुम लोग। बेटा बैठ नहीं पा रहे जल्दी जल्दी, तो पहले पढ़ाता हूँ, उसके बीच में बताऊंगा तुम्हें। टॉपिक डालो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बीच में बताऊंगा, चलो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, टॉपिक डालो। लो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आज चुनाव पढ़ोगे आप राष्ट्रपति का। बहुत ही अलग चुनाव है बेटा, इसका पीडीएफ लगाया क्या? बीच में दिखाना पड़ेगा, इसका चुनाव लगा दिया, वेरी गुड। देखो, सुनो अब ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। क्या करना है? हाँ या ना? क्या करना है? नहीं तो तुम भी क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? कॉकरोच बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कितनी कमाल की बात है ना। हमारे देश में देखो, हमारे देश में जिन लोगों को ये नहीं पता कि राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं निर्वाचित, जिन्हें ये नहीं पता प्रधानमंत्री नियुक्त या निर्वाचित, वो देश बदलने की बात करते हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्रपति हटता के चुनाव कैसे होता है बताने में ही कर जाएंगे ही। है ना? और पता है तो आधे लोग गलत पता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कोई भी चीज हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज कैसे हटते हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं है, वो कहते हैं देश बदल देंगे, आग लगा देंगे, उनसे को कैसे हटते हैं कहीं ये नहीं पता। है कि नहीं सच? आप ना, यही तो चल रहा है देश में। आप किसी आदमी से आके पूछो कि पॉलिटिकल पार्टी ये कर देंगे, उसे बताओ कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, बताना जरा, कहीं ये नहीं पता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ज्यादा हवाबाजी करते हैं बजाय पॉलिटी का पहले ज्ञान लो, उसके बाद हवाबाजी कर पाओगे। देश में चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है। और पता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है? आप लोग ना, बेटा मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग ना खुद राज्य बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? देखो, मुझसे ना जो बच्चे उम्मीद करते हैं कि मैं सिस्टम के बारे में गलत बात करूंगा, ये मुझसे कभी जीवन में हो ही नहीं पाएगा। इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप लोग जो है ना, अगर आप भीड़ होते तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बताओ और आप कुछ भी कर दोगे। आप लोग खुद क्या बनने जा रहे हो? क्या बनने जा रहे हो? सिस्टम। क्या बनने जा रहे हो? तो जो बच्चा, देखो यही तो मानसिकता है। अब मैं आपसे कहूं देश में सब खराब है, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार है, राष्ट्रपति का चुनाव बेकार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेकार, सब बेकार है, तो ऐसा बच्चा सिस्टम का पार्ट क्यों बनेगा? आप भीड़ नहीं हो।
आपकी सोच और उनकी सोच जो बाहर है ना, इसलिए मैं सब बात नहीं, धर्म संकट है ये। अगर मुझे कोई कह दे कि आप लोग भी कल को तुम बोल दो अधिकारी नहीं बनना तुम्हें, तो मैं उल्टी सीधी इतनी चीजें बताऊंगा अभी, अनाप शनाप हवा जी, तुम कहोगे क्या हो गया। आप जैसे बच्चों का दिमाग संतुलित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो। तुम यहाँ कॉकरोच बनने आए हो अधिकारी, जोर से बोलो। यही अंतर है, यही इसी चक्कर में जब मैं बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष, मैं कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब तक मैं जब भी बोलूंगा उसी के लिए बोलूंगा जो सिस्टम में होगी। और आप अधिकारी कल को बनोगे ना, आप अधिकारी बन के उसके साथ रहोगे जिसकी सरकार है। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कल कांग्रेस सरकार आई, तुम बोलोगे ये पार्टी खराब, पार्टी से हमें क्या मतलब है। अगर आप सिस्टम के पार्ट हो तो सिस्टम को सुधार सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन सिस्टम को आप एक साथ तोड़ नहीं सकते। आपके तो देश के सारे अधिकारी करप्ट है, तुम अधिकारी बनने क्यों आए हो फिर यहाँ। आओ चलो, क्या करोगे, कॉकरोच बनते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, आप में और भीड़ में अंतर है। अगर हम भीड़ के हिसाब से, देखो मैंने क्या देखा, अगर तुम भीड़ के हिसाब से बात करो ना, तो उसको 10 मिलियन 50 मिलियन लोग देखेंगे। और एक्चुअली में अधिकारी की जैसे बच्चों के हिसाब से बात करो ना, तो ये कितने होते हैं, 100 200 1000 अधिकारी लास्ट। लेकिन मुझे ऐसे 100 पसंद है, ऐसे 100 मिलियन गधों से। समझ आ रहा है। तो आपका एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग पता है सामाजिक चीजों को इस चक्कर में पता है आईएएस पीसीएस बनने से बहुत दूर निकल जाओगे आप लोग क्रांतिकारी बन जाओगे, आईएएस पीसीएस नहीं बन पाओगे फिर। आईएएस पीसीएस बनने के लिए आदमी को सिर नीचे करना पड़ता है और ज्ञान लेना पड़ता है नाप शनाप। और ज्ञान लेने के बाद हाथ में कलम आती है, और कलम आने के बाद जब पावर आती है तब वो रियल पावर दिखाता है। तो आपको आपका सोच बदलना, क्योंकि पॉलिटी का टीचर हूं ना, मुझे समाज के मुद्दे पढ़ाने हैं। आप लोगों को जैसे सिस्टम आप पढ़ोगे पॉलिटी, अब मैं पॉलिटी पढ़ा के कह दूं सारा सिस्टम जीरो है। हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव पढ़ा के हम कहते हैं सब बकवास है, कुछ नहीं है, सब बदल देना चाहिए। तो अब तो संविधान ही खराब हो गया फिर, है ना। तो आपको थोड़ा संतुलित व्यवहार रखना है, बस मेरा यही कहना है आप लोगों से। अप्रोच आपकी कैसी रहनी चाहिए, और लेकिन संतुलित अप्रोच जब आप रखोगे ना, तो लोग कहेंगे कि आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हो। तो बाबू सरकारी तो बनने आए हो तुम, यहाँ पे कौन से चपरासी बनने आए हो। बोल दो मुझे क्या बनने आए हो, जोर से बोलो। नहीं बनने आए तो बताओ, मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ फिर, क्रांतकारी बात है। क्या बनने आए हो तुम, क्या बनने आए हो, सरकार और राज्य, क्या बनने आए हो। जो नहीं बनने आए हो बताएं। गधो, तुम में और उनमें अंतर है जो बाहर बैठे हैं। यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ सिस्टम, और ऐसा बच्चा जिसका सिस्टम में विश्वास ही नहीं है, वो क्या सिस्टम बनेगा। तुम डीएम बन के लोगों को कल पीटोगे, फिर लोग तुम पे सवाल उठाएंगे। तुम एसपी बन के पानी की, फिर लोग कहेंगे तुम ऐसे। तो आप सोच लो पहले आपको करना क्या है, क्रांतिकारी अधिकारी। पढ़ो फिर, समझ गए। चलो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे होता है, इसे बोलते हैं प्रपोजलर रिप्रेजेंटेशन। डन। देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भी भाग लेते हैं, इस राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। एमपी और दोनों एमएलए दोनों इसमें भाग लेते हैं। तो क्या एमपी और एमएलए बराबर है। अगर मान लो इस चुनाव में किसी आदमी के पास 100 एमएलए ने वोट दिया, और यानी टोटल वोट पड़ा 500, और किसी आदमी को 250 वोट मिला, और किसी आदमी को 200, किसी आदमी को वोट मिला 251, और किसी आदमी को वोट मिला 249। तो जीता कौन, 251 वाला। लेकिन ये 251 में से 200 एमएलए हैं, और इसके 249 में से 200 एमपी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये एमएलए एमपी का ये सिस्टम तो खराब हो जाएगा। यानी आप राष्ट्रपति चुनाव को ऐसे नहीं करा सकते कि 10 आदमी मिले और 10 आदमी वोट मिले, ऐसे नहीं हो सकता। ये चुनाव औकात के अनुसार होता है, यानी जो वोट डाल रहा है उसकी औकात कितनी है, यानी एमएलए है या एमपी है उसकी वैल्यू कितनी है।
मैं जो वर्ड बोलता हूँ औकात, वैसे बुरा लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। डन? आया ना? बोलो, अरे बोलो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एमएलए और एमपी का वैल्यू अलग अलग है। तो ये चुनाव ना वैल्यू पर आधारित है, मूल्य पर आधारित है। कितने एमएलए कितने एमपी इस पर नहीं है, कितने एमएलए उनकी औकात कितनी है और कितने एमपी उनकी औकात कितनी है। यानी इस चुनाव में नंबर सिस्टम नहीं काम करता कि आपको 500 लोगों ने वोट दिया, 250 वोट मिले, वो जीत गए। इस चुनाव में काम करता है क्या? इस चुनाव में काम करता है कि आपको जो वोट मिले, वो वोट किस आदमी का मिला है, यानी किस व्यक्ति का वोट आपको मिला है, एमएलए का या एमपी का। तो इनकी औकात कैसे आएगी, वैल्यू कैसे आएगी? तो वैल्यू इनका निकालने का एक फॉर्मूला हमारे संविधान में दिया है। संविधान निर्माता फॉर्मूला दे के गए कि आप इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। समझ आया वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि एमपी और एमएलए बराबर। अब यहां से शुरुआत करते, बहुत टफ टॉपिक है, आराम से आप समझो, और इसको नहीं जानोगे ना तो फिर ये कॉकरोच बन के रह जाओगे। इसको समझो ध्यान से, देखो। और जितने लोग ये कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे हैं ना, मुझे कोई कह दे इस कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष का इंटरव्यू लेना, अगर 5 मिनट मेरे सवालों का जवाब दे, 30 सेकंड, जीवन में कभी नहीं पढ़ाऊंगा। 30 सेकंड, 30 सेकंड में ऊपर से नीचे तक नाच जाएगा, क्योंकि इन्हें संविधान का सी भी नहीं पता। संविधान में क्या लिखा है, ये जो वो लोग हैं संविधान हाथ में लेके घूमेंगे, और संविधान में लिखा कि इनको पता नहीं। इनसे पूछो प्रधानमंत्री नियुक्त या निर्वाचित हैं? जज कैसे हटते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में 2 मिनट बोलिए। हैं? हैं? कुछ नहीं पता इनको, पर इतना पता है सब खराब है। क्या खराब है? आप पढ़ रहे हो सिस्टम के लिए। अगर आप मुझसे कह दो ना कि सर हम लोग गधे हैं, फिर देखो मैं कितना क्रांतिकारी हूं, तो पता एहसास भी नहीं है, ये सब पानी बिक जाएंगे, इतना क्रांतिकारी हैं हम। लेकिन ये सिस्टम के लिए पढ़ रहे हो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको क्या सोचना है, सिस्टम कैसा है, अच्छा, और कैसा बनाना है, अच्छा। अच्छा बनाना और अच्छा है, संविधान बहुत अच्छा है, वैल्यूज बहुत अच्छे, देश बहुत अच्छा है। वी आर द टॉप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट हम सब मिलकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करोगे, अधिकारी बनोगे तब करोगे। डन? धीरे 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 धीरे, इट टेक्स टाइम। डन? बाय द एग्जीक्यूटिव आप बनोगे स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका ऐसा नहीं है आप परमानेंट 60 साल काम करोगे डीएमएसपी बन के तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। और नेता होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, ये आए बेचारे चले गए, इनका क्या है? असली पावर ये लोग बदलते हैं, आईएएस आईपीएस। ये कब बदलेंगे? तो ये जो काम, ये तो मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटी, और मुझे कभी कभी रियलाइज होता है, आप बस आराम से, आप बस भीड़ मत बनना। भीड़ बड़ी दिक्कत देती है, और भीड़ के हिसाब से अगर आपको पढ़ाया जाए तो फिर तो व्यूज ही व्यूज है, पर तुम भीड़ नहीं हो। ठीक है, अब देखो आंतरिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। ये होता है बेसिकली कि एमएलए जो है ना, एमएलए, तो पहले आप एमएलए के मत का मूल्य निकालोगे। एमएलए की औकात कैसे निकाली जाती है, एमएलए की वैल्यू क्या है? देखो एमएलए की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, एमएलए की वैल्यू आप निकालते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, जो राज्य की कुल जनसंख्या है। अब राज्य की कुल जनसंख्या जैसे बिहार है, तो इस बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, जो जनसंख्या है बिहार राज्य की, बोलोगे सर कितनी जनसंख्या है बिहार की, लेकिन इससे बिहार की जनसंख्या 1971 की ली जाएगी। कब की ली जाएगी? आज की नहीं। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या और बिहार में निर्वाचित एमएलए की संख्या, किसकी संख्या? जोर से बोलो, किसकी संख्या? निर्वाचित एमएलए की संख्या। अब जो निर्वाचित एमएलए की संख्या है बिहार में, जिस भी राज्य की निकालोगे, तो अगर ये निकालोगे आप, इससे इसमें भाग दोगे, तो एक एमएलए की वैल्यू निकल आएगी। जैसे बिहार है, तो बिहार में आप जाओगे तो बिहार की जनसंख्या के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे बिहार राज्य है, तो आप बिहार का वैल्यू निकालते हैं। देखो ये है बिहार, तो 1971 में बिहार की जनसंख्या कितनी है? 1971 में बिहार की जनसंख्या है ये 42 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,21,26,236। अभी कितनी है? 14 करोड़। ये कब थी? 4,21,26,236।
अच्छा सुनो ना, बिहार में एमएलए की संख्या कितनी है? तो 243 का 4,21,12,636 में भाग दोगे तो बिहार का एक एमएलए की वैल्यू कितनी हो गई? 100। 100। यानी इस आधार पर सर आपने निकाल लिया कि बिहार का जो एक एमएलए होगा, बिहार का एक एमएलए, यानी हम भाग देके निकाले तो एक एमएलए का मूल्य कितना निकल कर आया बिहार का? बोलो। ये हमने कहां का निकाला है? बिहार का कितना निकला? 173। 100। बिहार में कुल एमएलए कितने? 200। तो 173 का गुणांक करेंगे 243 में तो बिहार के कुल एमएलए की संख्या आ जाएगी, कुल औकात आ जाएगी। अरे हाँ है ना? तो बिहार के एक एमएलए का वैल्यू है 173। कितना? 173। ऐसे करके आप यूपी का निकालोगे, ऐसे करके आप राजस्थान का, ऐसे करके झारखंड का, ऐसे करके छत्तीसगढ़ का, पूरे देश के एमएलए का वैल्यू निकालोगे आप, पूरे देश का। और पूरे देश के जो एमएलए का वैल्यू निकल कर आएगा, यानी आपने सब राज्य के निकाले, यूपी के, बिहार के। यूपी के एक एमएलए का वोट का जो वैल्यू है वो 208 है। कितना है? सबसे ज्यादा जो औकात है वो यूपी के एमएलए की है, और सबसे कम किस एमएलए की है? सिक्किम। किसकी है? सिक्किम के एमएलए की वैल्यू कितनी है? सिक्किम का जो एमएलए है उसकी वैल्यू कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो बड़ा अंतर आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि आपको अगर सिक्किम के सारे एमएलए मिल जाए बराबर, यूपी का एक भी ना, बिहार के एक भी ना, यानी तो औकात में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं है? तो ये हर राज्य के एमएलए का मत का मूल्य अलग अलग होता है। हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य कैसा होता है? एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते गुरुजी 50 एमएलए मिल गए। 50 एमएलए मिल तो गए, पर 50 एमएलए कहाँ के मिल गए ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना है। समझ आया नहीं है? एक एमएलए का मूल्य का वैल्यू आपने निकाल लिया, सारा निकाल लिया। अब संपूर्ण देश के जो एमएलए का मूल्य का वैल्यू निकला है, संपूर्ण देश का निकल आएगा ना? समझ गए आप? यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उन सबको आप जोड़ लो, उन सबको आप जोड़ लो। और आपने उन सभी को जोड़ लिया, सबको आपने जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद क्या करना है आपको? एक एमपी के मत का मूल्य निकालना है। किसका निकालना है? तो एक एमपी के मत का मूल्य कैसे निकलता है? एक एमपी के मत का मूल्य है देश के कुल एमएलए के मत का मूल्य जो आपने निकाला। देश के कुल एमएलए के मत, क्या हो गया? पंखा नहीं चल रहा है तो ऐसे क्यों चल रहा है यार? सुनो ध्यान से। देश के कुल एमएलए का मत का मूल्य, सुनते जाओ। देश के कुल एमएलए के मत का मूल्य, इसमें आप भाग दोगे किससे? कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। कुल किसकी संख्या? कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब जो सांसदों की संख्या है ना, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, यह निर्वाचित मतलब लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 243, तो 776 होते हैं। कितने होते हैं? 776 होते हैं लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर। अरे हाँ है ना? यानी देखो 543 कहाँ हो गए? लोकसभा में। कितने हो गए? 43। और राज्यसभा में आप देखोगे तो 233 है। 233, क्योंकि 12 कैसे हैं? मनोनीत है। तो 233 जोड़ के कितने हुए? 776। 776। तो देश के जो कुल एमएलए का वैल्यू आया है, कुल एमएलए, देश के टोटल जो एमएलए, मान लो अगर हम देश के कुल एमएलए का वोट का वैल्यू जोड़ेंगे तो इस बार के चुनाव में देश के कुल एमएलए के वोट का वैल्यू करीब करीब इतना आया। कितना आया? 5,43,231। ये कभी इतना आता है तो कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी कम भी आ सकता है। तो जैसे अभी अगर रिसेंटली मैं देखूं जो द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में एमएलए का जो टोटल वैल्यू आया है वो आया है, टोटल मिला के अगर देखें, टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो वो वैल्यू आया है, टोटल वैल्यू ऑफ दी, रुक जाओ, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ये लाया 5,49,495। कितना है? 5,49,495। इतने एमएलए। अब 5 लाख, अब जब निकाल लोगे ना टोटल, देखो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये तो पूरा फॉर्मूला आ गया, आप यहां समझ लो। जो टोटल वैल्यू निकल कर आया ना एमएलए का, उस टोटल एमएलए के वैल्यू में
आपने सांसदों की संख्या से भाग दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? और जो संख्या निकल कर आई वो संख्या कितनी हो गई? एक एमएलए के मत का मूल्य हो गई। एक एमएलए के मत का, सॉरी, एक एमपी के मत का क्या हो गई? एक एमपी के मत का क्या हो गई? मूल्य हो गई। तो एक एमपी के मत का मूल्य आप निकालना सीख गए, हाँ या ना? बोलो बोलो। और ये किसका फॉर्मूला था? एमएलए का फॉर्मूला। राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित विधान सांसदों की, मतलब एमएलए की संख्या। इसमें गुणा कर लेते 1/1000 से। क्यों करते हैं गुणा? गुणा इसीलिए करते हैं, गुणा से क्या होता है, जैसे ये वाला जो निकाला मैंने, इसमें हम गुणा भी कर लेते हैं 1/1000 से। इसका कारण ये रहता है कि जो भी नंबर फ्रैक्शंस में होता है ना, वो क्या होता है, पूरा पूरा आ जाता है। तो या तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको ये फॉर्मूला, ये वाला लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं हो सकता है वो भागित करके लिखा हो। क्या करके लिखा हो? भागित करके सिर्फ 1000 लिखा होगा। यानी मैं ऐसे लिखूं या मैं भाग दे के वैसे लिखूं, एक ही बात मानी जाती है। अरे हाँ या ना? तो आपने क्या किया, एक एमएलए का मूल्य निकाला और एक एमएलए से पूरे देश के एमएलए निकाले, और पूरे देश के एमएलए का मूल्य निकाल के आपने क्या किया, उसमें एक एमपी का वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, उसको सिंपल प्रकार से क्या दे दिया आपने? भाग दे दिया। क्या दे दिया आपने? तो भाग दे के आपको किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? एक एमपी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जब आपने एक एमपी की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमारे कंट्री में कितने एमपी हैं? 776। कितने एमपी हैं? जब एक एमपी की वैल्यू आपको पता है तो 776 एमपी की वैल्यू निकाल लोगे? निकाल पाओगे आप? जोर से बोलो। तो आपने क्या किया, आपके सामने अब आप देखोगे, आपके सामने कुल एमएलए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कुल एमएलए का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अरे हाँ है ना? और आपके सामने प्लस कुल एमपी का मूल्य निकल के आ जाएगा, आया ना? बोलो। कुल एमपी का मूल्य दोनों निकाल लोगे? निकाल लोगे। इसमें आपके पास जो कुल जो मेल निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब जो कुल आपके पास निकलेगा इसको आप जोड़ दोगे, यानी एमपी का जो निकला है प्लस एमएलए का जो निकला है इसको आप जोड़ दो, और जोड़ के इसमें 2 से भाग दे के 1, इतना मूल्य जिसको मिलेगा वो कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। सिंपल है। आया समझ? नहीं आया? खिचड़ी पक गई। आया? देखो मैं सिंपल समझाता हूं, दोबारा समझो। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको एमएलए का वैल्यू निकालना है। एमएलए के वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की भागे निर्वाचित एमएलए की संख्या, गुणा 1/, इससे आपको बिहार के एमएलए का निकला मूल्य, यूपी का निकला, इससे आपने देश के कुल एमएलए का मूल्य निकाल लिया। देश के कुल एमएलए का, जो देश के कुल एमएलए का मूल्य निकला है उसमें आप निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग दे दिया, तो एक एमपी का वैल्यू निकल कर आ गया। आपने एक एमपी निकाले, सारे निकलाएंगे? निकलेंगे। ऐसे करके आपने देश के कुल एमपी का निकाल लिया और कुल एमएलए का निकाल लिया, और उसमें आपने 2 से भाग दिया और 1 जोड़ दिया। इसे कहते हैं वैध मत, यानी कुल निर्वाचित कोटा। यानी आपको जीतने के लिए जो कोटा चाहिए वो चाहिए, जीतने का कोटा आपको चाहिए कि जो कुल वैध मत पड़े उनका जो वैल्यू है, उस वैल्यू का आधे से ज्यादा जिसको मिलेगा वो देश का कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस साल के चुनाव का एग्जाम्पल लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का एग्जाम्पल लेते हैं। डन, ले एग्जाम्पल। तो देखो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ है, अब हम चुनाव कराते। देखो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी 1971 में? तो बिहार के एमएलए का वैल्यू कितना निकला? 173। 173 बिहार के एमएलए का वैल्यू 173। ऐसे करके आपने पूरे देश का वैल्यू निकाला, वैल्यू निकाला, वैल्यू निकाला, तो देश के कुल एमएलए के मत का मूल्य कितना निकल कर आ गया? जो भी निकल कर आ गया। आपने टोटल एमएलए का वैल्यू निकाल लिया और टोटल एमएलए का वैल्यू आप निकाल चुके। अब आपने क्या किया, टोटल एमपी एमएलए का जो वैल्यू निकला वो निकल कर आया ये वाला, तो ये संसद का है। संसद का वैल्यू कितना निकला? 5,49,408। और एमएलए एमपी का जो वैल्यू आपका निकल कर आया है 5,49,000, किसका वैल्यू था? एमएलए किसका था ये? और ये किसका वैल्यू है? किसका है? आपने दोनों को जोड़ा, कितना हुआ?
कितना हुआ? अब द्रौपदी मुर्मू जी को इसका कितना चाहिए? कितना चाहिए? आधा। कितना चाहिए? उनको कितना मिला था? तो कौन बन गई? कौन बन गई? राष्ट्रपति। अरे हाँ है ना? आया समझ? नहीं आया? आ गया समझ? आया? वेरी गुड। चलो एक बार इसको लिखो। क्या करूं? गर्मी? वे गधों, कॉकरोचों गर्मी नहीं लगती। चलो लिखें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। क्या? ऊपर बैठ जाए। कॉकरोचों को गर्मी नहीं लगती। या तुम मुझे बोलो कि तुम कॉकरोच नहीं हो। मैं तो ये भी कह दूं, घर वालों से कहूं कॉकरोच खाना ही नहीं खाते। कॉकरोच क्या खाते हैं? कॉकरोच तो पॉटी खाते हैं ना। तो खाना बंद। अरे मजाक कर रहा हूं। पंखा नहीं चल रहा है क्या भाई? क्या हुआ पंखे का? हेलो? क्या हुआ? है? मिस्त्री आ रहा है, आके चलाएगा। अभी आप पढ़ो। अरे कितने ही पंखे बंद हैं? दो, दो चार, दो छह और दो आठ। क्या ही हो गया? लिखो आगे। लिखे। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग ले सकते, भाग लेते, लेकिन दोनों का, लेकिन दोनों के मत का मूल्य लेकिन दोनों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। दोनों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। दोनों का मत कैसा होता है? अलग अलग होता। अरे हाँ या ना? बोलो। चलो लिखिए जरा। एमएलए के मत का मूल्य निकालने के लिए एमएलए के मत का मूल्य निकालने के लिए लिखे। एक एमएलए के मत का मूल्य बराबर, एक एमएलए के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाई निर्वाचित एमएलए की संख्या, निर्वाचित एमएलए की संख्या, निर्वाचित एमएलए की संख्या। डन? डन? गुणा
1/1000 गुणा 1/1000। बंद कर दो कोष्टक में इसको। नवीन जी बड़े दिल से कॉकरोचों का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर ये प्रकृति का है, भगवान विष्णु के अवतार हैं कॉकरोच। और मैं, आप इस गलत फहमी बिल्कुल ना रहें कि मैं कॉकरोच गलत मानता हूं, मैं सही मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कॉकरोच पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉकरोच कैसा होना चाहिए? पढ़े लिखे कॉकरोच होने चाहिए। जिन कॉकरोचों को ये नहीं पता कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, ऐसे कॉकरोचों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। मेरा बस एक ही तर्क है कि हमारे बच्चों को किसी चीज का विरोध करने से पहले जानकारी होनी चाहिए उनके पास, बस। और मैं कुछ नहीं मानता, चाहे कॉकरोच नाम रखो, चाहे तुम डॉगेस नाम रखो, राष्ट्रीय कुत्ता पार्टी, ठीक है, जो नाम करना है वो रख सकते हो। मैं ऐसे बोल रहा था, कुत्ता भी तो अवतार ही है, ठीक है। तो इसका आप बुरा न माने प्लीज। मैं कॉकरोचों से बहुत प्यार करता हूं, तो बोलो तो मैं कॉकरोच कल से लेके आऊं। लिखो आगे। हर राज्य के हर राज्य के हर राज्य के हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। वो चले गया और पंखा चल गया। हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। अलग अलग होता है क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है। जैसे बिहार के एक एमएलए के मत का मूल्य जैसे बिहार के एक एमएलए के मत का मूल्य 173 है। और यूपी के एक एमएलए के मत का, लिखते चलो शॉर्ट में, बिहार 173, यूपी 208, सिक्किम 7। पहला सवाल पूछो कि सर 1971 जनसंख्या क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि 1971 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या समान थी। 1971 में तमिलनाडु की जनसंख्या भी 4 करोड़ थी, 21 लाख, और बिहार की जनसंख्या भी कितनी थी? 4 करोड़ 21 लाख। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है और तमिलनाडु की जनसंख्या 9-10 करोड़ है, 7-8 करोड़ है। तो बिहार दुगने पे पहुंच गया और तमिलनाडु आधे पे रह गया। डन 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 डन। समझ आई बात नहीं आई? जनसंख्या 1971 में उत्तर भारत दक्षिण भारत कैसा था? बराबर था। तुम कौन सा प्रयोग करते हो? 1971 का प्रयोग करते हो। ये बात समझ आई नहीं है? अब हर राज्य के एमएलए का मूल्य कैसा है? अलग अलग है। सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य निकालने पर सभी राज्यों के एमएलए के मत का मूल्य निकालने पर मत का मूल्य निकालने पर एग्जाम्पल मानो एग्जाम्पल डालो। मानो कि सभी राज्यों के एमएलए क्या मानो कि सभी राज्यों के एमएलए का मत का मूल्य 5,43,231, 5,43,231
डन बोलो हाँ। मान लिया आपने कि सभी राज्यों के एमएलए का मत का मूल्य 5,43,200। कोई डाउट? चलो अब डालो एक सांसद के मत का मूल्य का फॉर्मूला। एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य। एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य कितना है? बराबर लिखो, सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत का मूल्य। बराबर लिखो, सभी राज्यों के एमएलए का कुल मत का मूल्य। सभी राज्यों के एमएलए के कुल मत का मूल्य डिवाइडेड बाई कुल निर्वाचित, कुल निर्वाचित एमएलए, सॉरी, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। डन डन, जोर से बोलो, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। गुड, ठीक है, निकल के आ गया। तो लिखें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एमएलए के मत का मूल्य डाल दो 5,43,231, 5,43,231। निर्वाचित सांसदों की संख्या डाल दो 776, 776 निर्वाचित सांसदों की संख्या डाल दो आप 776। एक एमपी के मत का मूल्य बराबर, एक एमपी के मत का मूल्य बराबर 700। कितना हो गया? 700। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ आपके मन में दो सवाल होंगे कि सर एक बात बताओ, आपने कहा कि हर राज्य के एमएलए का मूल्य अलग अलग है, तो क्या सर हर राज्य के एमपी का मूल्य अलग अलग है? नहीं, लिखो, प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक राज्य के एमपी का मत का मूल्य बराबर होता है, प्रत्येक राज्य के एमपी का मत का मूल्य बराबर होता है, बराबर यानी इक्वल, बराबर होता है, प्रत्येक राज्य के एमपी का मत का मूल्य कैसा होता है? बराबर यानी इक्वल होता है। कोई डाउट किसी को? बराबर होता है यानी इक्वल होता है। लिखें, राज्यसभा तथा लोकसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सांसद का मत का मूल्य बराबर होता है लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद के मत का मूल्य कैसा होता है? बराबर होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कैसा होता है? बराबर होता है। डन डन डन। अब लिखो निर्वाचित कोटा। डालो हेडिंग निर्वाचित कोटा बराबर कुल वैध मत डिवाइड बाई 2 और +1।
कुल वैध मत का मूल्य या कुल वैध मत, एक ही बात है, मूल्य से काम होता है। कुल वैध मत डिवाइड बाई 2 + 1। इसे मैं ये भी कह सकता हूं क्या, इसे ये भी कह सकता हूं क्या, कुल वैध मत का, कुल वैध मत का 50% प्लस, कह सकता हूं या नहीं, इतना बोलो, कह दो हाँ, बोल दो हाँ, वेरी गुड। कुल वैध मत का 50% +1, बोल दो हाँ। डन 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 डन। कुल वैध मत का 50% +1, डन डन। चलो, ये आगे निकल के आ गया। तो चाहो तो आप एग्जाम्पल डालो, द्रौपदी मुर्मू का एग्जाम्पल डालोगे, लिख दो एग्जाम्पल जैसे। जरूरत भी नहीं है इसकी वैसे तो, आपको पता है, ये तो हर बार चेंज होगा ना, हर राष्ट्रपति में चेंज होगा। चलो, तो ये आपकी समझ में आ गया। यानी इससे क्या हो गया, आपको वैल्यू निकालनी। देखो, अब जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव में इसका मतदान कैसे होता है, डालो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कैसे होता है, डालो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान। तो इसका जो चुनाव का मतदान है वो कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। किससे होता है, जोर से बोलो, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। डंडनाडन बोलो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अब ये क्या होती है, सुनो इसके बारे में जानो। देखो, ये क्या होता है कि यहाँ जो वोट डालने वाला आदमी है ना, सुनो, यहाँ जो वोट डालने वाला आदमी है, जैसे वोटर है ना, यानी वोटर जो आदमी होगा वो एक होगा, तो इसके लिखा है ना एकल, एकल आदमी है, वोट डालने वाला आदमी एक है, और उसका जो मत है ना, वो उसकी पसंद के आधार पर संक्रमित होता है। यानी ये वोटर तो एक होगा, जैसे आपने चुनाव में वोट डाला, आप लोग कैसे करते हो, आप एक वोटर हो, तो आपके सामने क्या है, 4 आदमी की चॉइस होती है, आप बोलते हो 1 2 3 4। अब मान लो आपके सामने 4 आदमी है, तो आप किसी एक को वोट देते हो, इसे कहते हैं अग्रता भेदता प्रणाली। डन। राष्ट्रपति चुनाव ऐसे नहीं होता, राष्ट्रपति चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ये प्रणाली कैसी होती है, यहाँ देखो, वोटर आदमी होता है एक, एक वोटर है। अब जैसे मान के चलो, मैं आपके सामने क्या करता हूँ, बना के सिखाता हूँ आपको कि चुनाव कैसे होता है। मान लो ये जो चुनाव है ये ऐसे करके होता है, ये देखना समझना। अब आपके सामने क्या है ना, कई प्रकार के वोटर है, जैसे मान लो वोटर 1 है B1, वोटर 2 है V2, वोटर 3 है V3, वोटर 4 है V4, वोटर 5 है V5, वोटर 6 है V6, वोटर 7 है V7, वोटर 8 है V8, वोटर 9 है V9, वोटर 10 है V10। देखो, एक तरफ क्या आपने वोटर बना लिए, जैसे B1 है, वोटर 2, वोटर 3, वोटर 4, वोटर 5, वोटर 6, वोटर 7, वोटर 8, वोटर 9 और वोटर 10। यानी 10 आदमी चुनाव में वोट डाल रहे हैं। कितने डाल रहे हैं, एग्जाम्पल लिया आपने, कितने डाल रहे हैं, 10। 10 चुनाव में वोट डाल रहे हैं, तो यहाँ एक आदमी ना एक को वोट नहीं देता, या एक आदमी का जो मत है ना, उसकी पसंद के आधार पर एक से ज्यादा लोगों को जाता है। इस प्रक्रिया का अंतर समझना। अभी चुनाव में लोग खड़े हुए ना, चुनाव में लोग खड़े हुए हैं, वो कई लोग खड़े हो, कितने लोग खड़े कर ले बताओ, है, एक, एक करते हैं, 2 3, कितने हो गए, देखो 5, चलो कोई नहीं। सबसे पहला आदमी कौन है, एक का नाम है छेदीलाल, क्या नाम है, दूसरे का नाम है फगुनिया,
तीसरी का नाम है कॉकरोच। क्या नाम है? और अगले का नाम है डॉगेस। क्या नाम है? क्या? मेलोडी, बस। अब भाई देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा मुझे खुद शक हो गया है। देखो, अब मान लो चुनाव में वोट डला। अब चुनाव में जो वोट डला तो B1 है। अब इनके पास क्या होता है, जो वोटर के पास जो लिस्ट होती है ना, जैसे ये वोटर है तो वोटर के पास बैलेट पेपर होता है। क्या होता है? और बैलेट पेपर जैसे बिहार का बैलेट पेपर है, बिहार का देखा ना, बिहार, ये बिहार का बैलेट पेपर है पुराना 2017 के चुनाव का। देखो, तो जैसे वोटर है, एक आदमी वोटर है, बिहार का है, इस पे 173 लिखा है, बिहार के MLA का होगा, किसका होगा? इसे कहते हैं निर्वाचन मंडल पत्र। क्या कहते हैं? निर्वाचन पत्र, मत पत्र कहते हैं बेसिकली। अब इसके सामने जैसे एक आदमी है तो इसके सामने ऑप्शन है, जैसे हमने लिखा है ना छेदीलाल, ऐसे यहाँ जयवीर लिखा है, डॉगेस लिखा है, कॉकरोच लिखा है और मेलोडी लिखा है। समझ आया नहीं आया? अब एक आदमी के पास ये होगा। अब आदमी क्या करेगा? अपनी चॉइस भरेगा। मान लो इसने पहला वोट इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया और चौथा इसको दिया। तो एक आदमी ने कितने वोट दिए? 4 या 1? एक आदमी ने कितने वोट दिए? 4। 4 वोट दिए ना, जिसे कहते हैं वोट डालने वाला आदमी कितना है? 1। एकल संक्रमणीय, यानी एक आदमी का मत उसकी पसंद के आधार पर क्या हो गया? संक्रमित हुआ। क्या हुआ? तो मैंने जो बनाया है ऐसा ही बनाया है, या एक ही वोटर है और एक वोट ने लोगों को वोट देगा, यानी हर आदमी के पास एक मिलेगा, यानी इसको ये मिलेगा तो इसमें 4 लोगों के नाम भरे होंगे। समझ गया नहीं? मैं समझे आया ना? अब मान लो ये अपनी पहली चॉइस, ये वोटर नंबर 1 है, ये अपनी पहली चॉइस देता है फगुनिया को। किसको देता है? और दूसरी देता है छेदीलाल, तीसरी देता है कॉकरोच को, और चौथी देता है मेलोडी को, और पांचवी देता है डॉगेस को। ये देता है डॉगेस को। अब अगला वाला जो आदमी है ना, अगला वाला पहली चॉइस छेदीलाल को, दूसरी फगुनिया को, तीसरी कॉकरोच को, चौथी डॉगोस को और पांचवी मेलोडी को। डन? अरे बोलो, अरे हाँ है ना, जोर से बोलो। अबे किसको बनाऊं राष्ट्रपति? है यार, देखो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि कॉकरोच है, बस नाम से दिक्कत है मुझे। इसकी जगह पे नाम होता शेर, चीता, टाइगर, या इसके कोई नाम होता जेंजी, युवा, मुझे कोई समस्या नहीं थी। ये नाम सुन के मुझे गुस्सा आता है, कॉकरोच। चलो कोई बात नहीं है, तुम ये मत मानना कि मैं इस मूवमेंट के खिलाफ हूं, नहीं, मैं इस नाम से ही लगता मुझे। इसकी जगह पे नाम कुछ अलग होना चाहिए था। अरे तुम युवा होता, जेंजी होता, कॉकरोच क्या है? ये एक बात बताओ, ये नकारात्मक है सकारात्मक है? हो सकता है कुछ लोगों को सकारात्मक लग रहा हो, पर समझो, चलो चलो बना लेते हैं, हम कॉकरोच को काकराच मान लेते हैं। काकराच। चलो देखो, अब छेदीलाल को मिला नंबर 3, अब कॉकरोच को मिला नंबर 1, फगुनिया को नंबर 2, छेदीलाल को नंबर 3, डॉगेस को नंबर 4, मेलोडी को नंबर 5। फिर कॉकरोच को नंबर 1, छेदीलाल को नंबर 2, छेदीलाल को नंबर 3, फगुनिया को नंबर 2, डॉगेस को नंबर 5, मेलोडी को नंबर 4, कॉकरोच को नंबर 1। ठीक है? और छेदीलाल को नंबर 4, फगुनिया को नंबर 2, मेलोडी को नंबर 4 और डॉगेस को नंबर 5। डॉगेस को नंबर, अब देखो अगले वोटरों ने क्या किया। अगले हैं? एक बच्चा लग रहा है सर आपको CGI साहब से बात करनी पड़ेगी। अबे कोई तुम्हें गधा बोलेगा तुम गधे हो जाओगे।
हैं? चलो सर, आप कॉकरोच को जिताने वाले हैं। हाँ, मैं कॉकरोच को जिताता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इसको युवा मान के चल रहा हूँ, युवा कॉकरोच। लेकिन वैसे मैं इस बात को खंडित करता हूँ, अगर कोई तुम्हें गधा बोलेगा तो तुम गधे नहीं हो। डन। चलो फिर भी अच्छी बात है, तुम किसी ने डॉगेस नहीं बोला। आगे देखो, बोले कहते हम सब कुत्ते हैं। ऑल मेंस आर डॉग, सब मेंस आर डॉग, कुछ आदमी कुत्ते हैं। आगे देखो, चलो अगला, छेदीलाल को मिला नंबर 2, बगुनिया को नंबर 3, डॉगेस को कॉकरोच को नंबर 5, डॉगेस को नंबर 4, मेलोडी को नंबर 1। नंबर 1, नंबर 1 किसको मिला? नंबर मिला मेलोडी को। अगले बार में फिर नंबर 1 किसको मिला? 3 में नंबर 1 किसको मिला? नंबर 4। चलो अगली बार में नंबर 1 मिला कॉकरोच को, नंबर 2 किसको मिला? फगुनिया, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको। तुम बताओ किसको जिताऊं, बताओ। कॉकरोच को। वैसे मैं कॉकरोच को जिता देता हूं तुम्हारे लिए। डन। चलो वैसे मुझे व्यूज लेने की आदत नहीं है, मैं जिता देता हूँ कॉकरोच को, नाम कुछ और होना चाहिए तो अच्छा लगता। आगे देखो, चलो कॉकरोच कोई नंबर ये भी मिल गया, अगला इसको मिला, अगला इसको मिला, और फिर ये नंबर 2 मिला मेलोडी को, नंबर 5 मिला इसको। अगला देखोगे तो 1 2 3 4 5, 5 के 5 मिल गए इसको, कॉकरोच को। चलो नंबर 3 मिला, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 1। नंबर 1 के बाद नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1। डन। चलो अब देखो, अब ये बोर्ड टोटल कितने पड़े? 10। कितने बोर्ड पड़े? 10। जीतने के लिए आपको कितने चाहिए? छेदीलाल कितने चाहिए? कितने चाहिए? आपको चाहिए 6। 6 चाहिए, तो 6 बोर्ड किसको मिले? किसको मिले? किसी को भी नहीं मिले। बताओ, 1 2 3 4 5। देखो अब सुनो सुनो, सीखो। पहली बार की मतगणना होगी, और पहली बार की मतगणना में जिस आदमी को आधे से ज्यादा मत मिले वो कौन करेगा? जीत जाएगा। तो मान लो इस वाले में, मान लो हम क्या करें, हम ये करें या 4 कर दें और यहाँ 1 कर दें। तो अभी इसको कितने वोट मिले? 6। और इसको कितना वोट मिला? 2। कितना मिला? 2। और इसको कितना वोट मिला? 1। और इसे कितना मिला? 1। अरे हाँ है ना। अब ये देखो 6, इसे कितना मिला? 0। कितना मिला? 0। डॉगेस रेस में बहुत पीछे है। देखो अब क्या हुआ, समझना मेरी बात ध्यान से। तो 50% मानी जिसको भी 6 मत मिले, यानी ये कौन बन जाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन गया? कौन बन गया? बड़ी अलग बात है, राष्ट्रपति कौन बन गया? कॉकरोच। तो मैंने कॉकरोच को चुनाव जिता दिया भाई तुम्हारे लिए। डन। डन। तो राष्ट्रपति कौन बन गया? कॉकरोच। कॉकरोच राष्ट्रपति बन गए। अब आगे देखो, अगर मान लो चुनाव में किसी आदमी को पूरा वोट नहीं मिल रहा है, अगर आदमी को चुनाव में पूरा वोट नहीं मिल रहा है, यानी किसी आदमी को, मान लो जो कॉकरोच है इसको 5 वोट मिलते, कितने मिलते? 5। इस कॉकरोच को या नंबर 4 मिलता, और मेलोडी को कितना मिलता? नंबर 1। तो मेलोडी कितने होते? नंबर 3। तो अब क्या करते हम, जिस आदमी को अगर इसे 5 मिला तो अब होती द्वितीय चक्र की मतगणना। क्या होती? सेकंड राउंड की काउंटिंग होती। सेकंड राउंड की काउंटिंग में, सेकंड राउंड की काउंटिंग होती। और सेकंड राउंड की जो काउंटिंग होती है ना, द्वितीय चक्र की मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना जो सेकंड राउंड की काउंटिंग होती, इस द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या होता, इस सेकंड राउंड की काउंटिंग में क्या होता है, दूसरे नंबर का वोट है। सुनो, अगर मान लो पहले चक्र में किसी को वोट बराबर नहीं मिला, किसी को 50% वोट नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? जिस आदमी को सबसे कम वोट मिला है वो कौन है? डॉगेस। कौन है? कौन है? इस डॉगेस को, जिस आदमी को सबसे कम वोट मिला है, इस डॉगेस को, इस डॉगेस आदमी को, यानी इस डॉगेस का सब जो खोखा है, इस खोखे को हम बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर। और ये जो हमने बना दिया, ये डॉगेस का खोखा हमने यहाँ रख दिया, और डॉगेस के खोखे को हमने बाहर रख दिया। अब डॉगेस के खोखे में
सुनो, डॉगेस के खोखे में जिन लोगों ने नंबर 1 वोट किसी और को दिया, मान लो अब डॉगेस के खोते में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने डॉगेस को अपना नंबर 1 वोट दिया होगा, बट जीरो तो पॉसिबल नहीं है। अब जिन लोगों ने डॉगेस को अपना नंबर 1 वोट दिया होगा, उन लोगों ने अपना नंबर 2 वोट किसे दिया होगा? किसी को दिया होगा ना। तो डॉगेस के खोखे में से उन लोगों का वोट निकालेंगे बाहर जिन्होंने डॉगेस को नंबर 1 दिया है। उन लोगों ने नंबर 2 वोट अपना किसको दिया है, और जिन लोगों ने उसको नंबर 2 वोट दिया है, उस नंबर 2 वोट को यहां पर ऐड कर देंगे। क्या पता है कॉकरोच को दिया हो, क्या पता है मेलोडी को दिया हो, जिसके भी ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जिसका वोट का वैल्यू 50% से ज्यादा हो जाएगा, वो कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? जोर से बोलो, कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति। तो प्रथम चक्र की मतगणना में, जो पहले राउंड की काउंटिंग है, प्रथम चक्र की मतगणना में हम पहली चॉइस काउंट करते हैं, और दूसरे चक्र की मतगणना में हम दूसरी चॉइस काउंट करते हैं, और तीसरे चक्र की मतगणना में कौन सी चॉइस काउंट करते हैं? तीसरी। कौन सी काउंट करते हैं? तीसरी। समझ आया नहीं आया? अगर मान लो दूसरी राउंड में कोई नहीं जीता, तो हम क्या करेंगे? फिर उस आदमी का वोट का पर्ची बाहर निकालेंगे जिस सबसे कम वोट मिला है, और ये देखेंगे उस आदमी का तीसरा मत, उन लोगों ने जितने उसको वोट दिया है, उनका तीसरा मत किसको गया है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि यहाँ जो डॉगेस है ना, मान लो ये कुछ ऐसे होता कि इसको मिलते 10,000 वोट या 500 वोट मिलते, इसको 400 मिलते, इसको 300 मिलते, भाई है ना, या इसको मिलते 100। तो उन 100 लोगों ने, उन 100 लोगों ने जिसने डॉगेस को पहला दिया है, उन 100 लोगों ने दूसरा वोट किसी को दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बोलो हाँ या ना। तो उस दूसरे वोट को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। चलो मैं आपको यही समझा देता हूं। मान लो राजा बेटा, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ना, मान लो मेलोनी को हम डॉगेस को दिलाते एक, डॉगेस को दिलाते एक वोट, और या मेलोनी को कर देते हम कितना? 2 नंबर। 2 नंबर कर देते, डॉगेस के पास एक हो गया। अब इसके पास छेदीलाल के पास क्या है? छेदीलाल के पास एक है, तो छेदीलाल और डॉगेस को एक एक नहीं कर सकते ना। रुक जाओ रुक जाओ, हम क्या करते हैं, यहाँ छेदीलाल को भी एक कर देते हैं। छेदीलाल को क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। छेदीलाल को एक कर देते हैं, और यहाँ कितना कर देते हैं? 2। समझा रहा हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। अब देखो छेदीलाल को कितना वोट मिला? 2। कितना मिला? 2। और इसके कितना मिला? फगुनिया को 1। तो फगुनिया को भी 1 मिला है, 1। और कॉकरोच को कितना मिला? 5। और डॉगेस को कितना मिला? 1। और मेलोडी को कितना मिला? 1 मिला। अब यानी मान लो, अब ये सबको एक एक कर दिया ना, तो ये 200 होगा, ये 100 होगा, ये 500 होगा, ये 100 होगा, और ये 100 होगा। मान लो 1000 लोग वोट डाल रहे तो इसमें जिसमें सबको कम वोट मिला है, हमारे में तो 3 को सबसे कम मिल रहा है, जिसको सबसे कम वोट मिला है उसके खोखे को बाहर निकालते, और उसके खोखे को बाहर निकाल के उन लोगों ने जो दूसरा वोट अपना जिसको दिया है ना, उसे क्या करते भाई? उन लोगों ने मान लो एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने फगुनिया का बॉक्स बाहर निकाला। अब फगुनिया का बॉक्स जब बाहर आएगा, तो फगुनिया के बॉक्स में 100 वोट, तो फगुनिया को पहली चॉइस मिली है। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। तो इन 100 लोगों ने अपनी दूसरी चॉइस किसे दी होगी? किसी को दी होगी कि नहीं दी होगी? उस दूसरी चॉइस को उन लोगों में जाके ऐड कर देते। इतना समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कितने बच्चों की समझ में अभी भी नहीं आया? क्या डाउट है? एक बार लिखो भी समझ आ जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बनाओ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हाँ, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लिखे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसमें आप लोग लिखें। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में वोटर एक होता है, हाँ नहीं होता, वोटर एक होता है,
और वो अपनी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को मतदान करता है, अर्थात उसका मत एक से अधिक व्यक्तियों को अर्थात उसका मत एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होता है या हस्तांतरित होता है। संक्रमित होता है या हस्तांतरित होता है। डन डनाडन डन डनाडन। संक्रमित होता है या हस्तांतरित होता है। अरे बोलो। डन। इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। अब आप लिखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बनाए, जो मैंने बनाया इसको बनाए, सेम बनाओ। नाम चेंज करोगे ऐसे लिखोगे? चेंज करना है? चेंज करना है, चेंज कर दो। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो। बनाओ। अब बताओ, तुम कॉकरोच नाम लिख नहीं पा रहे हो। दोस्ती बेटो बताओ। एंग्लो इंडियन? नहीं, वो भी नहीं लेते, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एंग्लो इंडियन चुनाव निर्वाचित होके आते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होके आते हैं। चुन के आएंगे तो ले सकते हैं भाग। डन। आगे कोई बढ़ाओ जल्दी फटाफट से। अब तुम्हारा जिसको मन करता है उसको तुम जिता सकते हो, तुम्हारे पास फ्रीडम है। मेलोडी को जिताओ, कॉकरोच को जिताओ। हाँ भाई। है? इसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? और कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होगा, निर्वाचक मंडल का सदस्य होना चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, कोई भी कोई भी निर्वाचक मंडल का मेंबर हो बस। अबे जीता होना नहीं, मतलब विधान एमएलसी थोड़ा चला जाएगा। या तो एमएलए होगा या सांसद होगा बस। सांसद कहीं का भी हो, सांसद तो सांसद है। फगुनिया को विनर बनाओ, चाहे कॉकरोच को, चाहे डॉगेस को, चाहे छेदीलाल को। मैंने सबको एक एक बार जिताया। अभी नया नंबर कॉकरोच का आ गया है। राष्ट्रपति पढ़ तो लो पहले। टेंशन को है, सब आगे आएगा। घबरा जल्दी में क्या, कुछ कहीं जाना है क्या तुझे? समझ में आ गया ये? आ गया? बताइए क्या होता है, क्या है ये? अगर पहले चक्कर में कोई नहीं जीता, दूसरे चक्कर में क्या होगा?
मतलब मतलब यही यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली बहुत से बच्चों की दिक्कत यह है कि उनको जो आता है ना, गधों का पूरा दिमाग उस चीज पे लगा है, पूरा दिमाग उस चीज पे लगा है। राष्ट्रपति स्वयं की शक्ति क्या होती है ये समझ नहीं रहा है तू, ये समझ में नहीं आया अभी ये। दिमाग तेरा वहां क्यों चल रहा है? वो तुझे पता है स्वयं की शक्ति होती है, इसे तुझे पता है वो क्या होती है, तो पूछना चाह रहा है उनको जल्दी सर बताओ मेरी आत्मा शांत हो जाए। ये बात है ना, बड़ी प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को थोड़ा कुछ चीज आती है ना उसका दिमाग उसी चीज पे चला रहता है। ये हमारे साथ भी थी, लेकिन इसके योगा किया कर, क्या किया कर, पेशेंस योगा योगा किया कर, बैठ। संचय निधि भी आगे आएगा संसद में। पढ़ क्या रहा है तू अभी? जहां पढ़ रहा है वह ध्यान नहीं है, जो आएगा उस पर ध्यान है, पूरा फोकस है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम भी क्लास में जब पढ़ते थे ना, सुनो, जब हम भी क्लास में जब पढ़ते थे, जब तो कोचिंग करते थे ना हम, तो ये जानने की कोशिश करते थे कि जो हमें आता है वो मास्टर को वही उसी को उतना ही आना चाहिए बस। यानी बार बार सर से वही सवाल पूछते थे हम जो सवाल हमें आता था। आया ना? जैसे मान लो मैंने किसी क्लास में पढ़ाया कि राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता, बना लिया भाई। अब कोई ना कोई पूछेगा नोटा का प्रयोग नहीं होता। यानी हमारा दिमाग वहां चलता है जहां जो चीज आने वाली है, वहां नहीं चलता जो हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसका एक ही सॉल्यूशन है क्या? इसका एक ही सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। कॉकरोच की तरह पिया मैंने इसको आज। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, जो भी आदमी तुम्हें पढ़ाता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी टीचर होते हैं ना, उन्हें सब आता है, सब कुछ। ठीक है, डन। बस आपको पेशेंस सीखना पड़ता है, धैर्य सीखा करो, धैर्य। हो गया ये? हो गया? बोलो। अरे आया ना? चलो, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखे प्रथम चक्र की, डालो हेडिंग, प्रथम चक्र की मतगणना। डालो हेडिंग, प्रथम चक्र की मतगणना। प्रथम चक्र की मतगणना। प्रथम चक्र की मतगणना। तुम घबराया मत करो बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जितना मैं तुम्हें पॉलिटी पढ़ाता हूं ना उतना ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं यूजीसी नेट भी पढ़ाता हूँ। कितने बच्चे पास होते हैं जो प्रोफेसर बनते हैं? तो गधो, मैं तो ये सेम टॉपिक वहां ही पढ़ाता हूँ। इस टॉपिक को कैसे पढ़ाता हूँ तुम्हें होश भी नहीं है। इतना इतना ज्यादा पढ़ाता हूँ कि हवा निकल जाए तुम्हारी। राष्ट्रपति बना कहाँ से? मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाता हूँ जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए चाहिए। मैं छोड़ देता हूँ बहुत सारी चीजें, मुझे पता है। यही टॉपिक मैं मेंस में दोबारा पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर भी उतना नहीं पढ़ाऊंगा। हर एग्जाम की डिमांड होती है। अब थोड़ी ना तुम इसी पॉलिटी को पढ़ के पास हो जाओगे। देखो आगे, प्रथम चक्र की मतगणना, प्रथम चक्र की। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना अगर याद नहीं हुआ, जितना पढ़ा है उसका 80% भी याद कर लो, तुम्हारा जीवन जीवन भर तुम सफल रहोगे। डन। और तुम कोशिश करते हो नहीं सर इसको 500 पढ़ाओ, याद कितना करेंगे? तुम चाहते हो सर 100 पढ़ाए 80 याद नहीं करेंगे। चाहते हो सर इसे 1000 पढ़ाओ, याद फिर भी कितना करेंगे? 80। पता है क्या होगा उससे? अननेसेसरी रटते रहोगे, नंबर पे नंबर, 0.3 आया कि 2 आया, कि 10% की गिरावट हुई कि 5% की बढ़ोतरी हो गई, तो फालतू बात है। प्रथम चक्र की मतगणना लिखे, प्रथम चक्र की मतगणना में, प्रथम चक्र की मतगणना में
पहली वरीयता प्राप्त, पहली वरीयता प्राप्त, पहली वरीयता प्राप्त मतों को गिना जाता है, मतों को गिना जाता है। पहली वरीयता प्राप्त मतों को गिना जाता है। और यदि प्रथम वरीयता में, और यदि प्रथम वरीयता में, प्रथम वरीयता में यदि किसी उम्मीदवार को, यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 50% से एक अधिक प्राप्त हो जाता है, एक अधिक प्राप्त हो जाता है, तो वह चुनाव जीत जाता है। पैराग्राफ चेंज। और यदि किसी उम्मीदवार को और यदि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्रथम वरीयता में प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे चक्र की मतगणना की जाती है। और दूसरे चक्र की मतगणना में उस उम्मीदवार के मतों को बाहर किया जाता है, जिसे प्रथम चक्र की मतगणना में सबसे कम मत मिले हैं, सबसे कम मत मिले हैं, जिसे सबसे कम मत मिले। अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। डन। लिखे उसके मतों में से दूसरी वरीयता, दूसरी वरीयता वाले मतों को दूसरी वरीयता वाले मतों को अन्य उम्मीदवारों में जोड़ा जाता है,
अन्य उम्मीदवारों में जोड़ा जाता है। और जोड़े जाने पर यदि किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होता है तो उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अरे बोलो हाँ या ना, क्या घोषित कर देते हैं उसे? तो उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता। डन डन डन। आगे बढ़े, चलो समझ आ गया नहीं आया? चलो अब दो तीन पॉइंट लिखो। पहला, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में पति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम वरीयता देना अनिवार्य है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा कि सर मैं तो चॉइस ही नहीं दे रहा। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम वरीयता देना अनिवार्य है। यू हैव टू गिव द फर्स्ट चॉइस। यू कांट से कि आप ना पहली चॉइस नहीं दे रहे हो। दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप पहली चॉइस दोगे। और यहाँ है ना, आप दूसरी चॉइस नहीं दे सकते हो, पहली चॉइस पक्का दोगे आप। अब दूसरी चॉइस नहीं दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो प्रथम वरीयता अनिवार्य है, दूसरे चॉइस। सेकंड नंबर पे क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पहली चॉइस देनी है, और जब पहली चॉइस देनी तो नोटा लगेगा? नहीं लगेगा। डन ना भाई? नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, चॉइस आपको पहली देनी है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में, नंबर तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप का प्रयोग नहीं होता। व्हिप का प्रयोग नहीं होता। अब व्हिप क्या होती है? व्हिप होता है पार्टी का आदेश। क्या होता है? यानी जैसे कांग्रेस ने बोल दिया कि आप में से कोई आदमी, यानी कांग्रेस का कोई आदमी वोट डालने नहीं आएगा, तो ऐसे कांग्रेस नहीं कह सकती। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप का प्रयोग नहीं होता, इसे हम कहते हैं पार्टी का आदेश। इसका प्रयोग नहीं होता। व्हिप का मीनिंग लिख दो नीचे, पार्टी आदेश। पार्टी आदेश व्हिप को बोलते हैं एंड पार्टी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? पार्टी ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? पार्टी ऑर्डर को आप क्या नाम देते हैं? व्हिप नाम देते हैं। इसका प्रयोग इसमें नहीं होता। डन 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 डन। चलो अब एक बात बताओ, हमारे कंट्री में कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय मतगणना, दूसरी चक्र मतगणना हुई हो? कब हुआ है? कब हुआ है? देखो, राष्ट्रपति बीवी गिरी के चुनाव में, इसके चुनाव में कब हुआ था चुनाव? 1969 69 में दूसरे चक्र की मतगणना हुई। क्या हुआ? दूसरे चक्र की मतगणना। ये क्यों हुई? दूसरे चक्र की मतगणना हुई। ये मतगणना क्यों हुई थी? सुनो क्या हुआ था। सुन तो लोग, कहानी सुनोगे कि नहीं? ऐसा हुआ था, सुनो, 1969 में, पूरी कहानी सुनो ऐसी बता के निकल जाऊं तो ध्यान से सुनो। 1969 में क्या हुआ था? 1969 में, उस समय भारत में ना, उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, पता आपको? तो जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई। और जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई ना, तो जाकिर हुसैन की डेथ होने के बाद बीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो बीवी गिरी को बना दिया राष्ट्रपति। क्या बना दिया? अब बीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने
तो उस समय क्या कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी। अब क्या हुआ, क्या हो गया? गधे चिल्ला क्यों रहे हो गधे? बेचारा बारी तो जा रहा है। चलो यहां देखो, यहां देखो, समझो। अबे यहां समझो। तो राष्ट्रपति बन गए बीवी गिरी। अब बीवी गिरी जो राष्ट्रपति बने, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक रहेगा? 6 महीना। कितने समय तक रहेगा? 6 महीना रहेगा। तो ये था। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी चाहती थी कि उसके पसंद का आदमी राष्ट्रपति बने। अब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उस कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। यानी कांग्रेस पार्टी में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। अब एक थी कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस, और एक थी कांग्रेस जो पुरानी वाली कांग्रेस थी। तो कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओरिजिनल दो पार्टी बन गई। अब जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी चाहती थी कि बीवी गिरी जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीते। और जो कांग्रेस पार्टी थी, वो चाहती थी नीलम संजीव रेड्डी। कौन चाहती थी? नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुनाव जीते। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी को चाहती थी कि कांग्रेस चाहती थी नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश चुनाव, नीलम संजीव रेड्डी क्या बने? भारत के राष्ट्रपति बने। अब क्या हुआ? इंदिरा ने सबसे कह दिया कि आप अपने मन के अनुसार वोट करो। तो जब कांग्रेस का वोट दो पार्ट में टूट गया, तो किसी एक आदमी को पहले चक्र की मतगणना में उतना वोट नहीं मिल पाया कि वो आदमी भारत का क्या बन पाए? राष्ट्रपति बन पाए। इसीलिए क्या हुआ? सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई, और सेकंड राउंड की काउंटिंग में बीवी गिरी जो भारत के राष्ट्रपति बने। इस बात से नीलम संजीव रेड्डी बड़ा बुरा मान गए थे, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो है बड़े नेता थे, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम रहे। और नीलम संजीव रेड्डी बड़े कदावर नेता थे। तो नीलम संजीव रेड्डी चुपचाप रहे, शांत रहे, आंध्र प्रदेश चले गए। अब जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा की सरकार चली गई, और जनता पार्टी में ज्यादातर लोग पता है आपको कौन थे? जनता पार्टी के ज्यादातर लोग वो थे जो पुराने कांग्रेसी थे, जैसे जेपी, जैसे नीलम संजीव रेड्डी, ये सब पुराने। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कौन था? मोरारजी देसाई, ये सब पुराने कांग्रेसी थे, इन्होंने बने जनता पार्टी। अब जनता पार्टी की सरकार जब आई तो 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कमाल की बात देखो। और जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था पुराने संजीव रेड्डी साहब, ये हार चुके थे पहले। तो जनता पार्टी ने, जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा मोरारजी देसाई से कि देसाई जी एक काम करो, नीलम संजीव रेड्डी साहब को राष्ट्रपति बनाते। लेकिन इस बात को लेकर क्या हुआ कि भाई जनता पार्टी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जेपी इस बात पे अड़ गए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का भी समर्थन था। और चौधरी चरण सिंह के ये दोस्त हुआ करते नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त यह है कि मैं इंदिरा गांधी मेरे खिलाफ किसी को खड़ा ना करे। और इंदिरा गांधी उस समय खुल जेल जाने वाली थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं पत्र लिखकर माफी मांगती हूं, और संजीव रेड्डी साहब के पास पत्र लिखकर भेजा कि मैं चुनाव में किसी को खड़ा नहीं करूंगी, और हमारा सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट भी आपके लिए है। तो नीलम संजीव रेड्डी ने शर्त रखी थी कि मैं अगली बार चुनाव तब लड़ूंगा जब मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के पहले निर्विरोध क्या बने? क्या बने? समझ आई कहानी? ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी का सुनो, नीलम संजीव रेड्डी को मोरारजी देसाई पसंद नहीं थे। मोरारजी देसाई चाहते थे संजीव रेड्डी साहब सीएम पीएम ना बने, क्योंकि मोरारजी देसाई किसी महिला को बनाना चाहते राष्ट्रपति। वो महिला डांसर थी, वो उनकी दोस्त थी। अबे सुनो, तो उसी मोरारजी देसाई की सरकार को नीलम संजीव रेड्डी साहब ने, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, तो मोरारजी देसाई की सरकार को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी साहब ने हटा दिया था, और अपने दोस्त चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। याद है आपको? नहीं याद है? यही दौर था वो। ये पूरी एक कहानी है राजनीति की। आप राजनीति नहीं पढ़ते ना, आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? लेकिन दिक्कत की बात यह, जो कॉकरोच है वो राजनीति नहीं जानते देश में हुआ क्या है। और एक कमाल की बात देखो, लोग A+B+C का होल स्क्वायर पढ़ा के राजनीति करना चाहते हैं। देखो आगे, समझ गए? तेज बहुत हो तुम, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा जो है ना, उसे कुछ भी बोल दो। लिखे
राष्ट्रपति बीवी गिरी के चुनाव में, राष्ट्रपति बीवी गिरी के चुनाव में बीवी गिरी के चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। अरे यहां है ना, मतगणना हुई थी। डन। लिखे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए गए थे। भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए गए थे। डन। चलो 2-3 लाइनों लिखो। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी हरे रंग का, एमपी हरे रंग का निर्वाचन पत्र, जबकि एमएलए गुलाबी रंग का निर्वाचन पत्र का प्रयोग करते हैं। हरे कृष्णा। प्रयोग करते हैं। अरे हाँ या ना? प्रयोग करते। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो। प्रयोग करते। चलो अब देखो, अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लिखो। देखो इसका आर्टिकल है, डालो अनुच्छेद 71 का 1, आर्टिकल 71 का 1। 71 आर्टिकल पहुंच के हम सोचो दोबारा से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, किसी भी प्रकार की, या प्रकार का विवाद होने पर इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, आर्टिकल पूछा जाता है, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। कौन करता है? कौन करता है? 71 का क्लॉज 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब ये सवाल आएगा, आता है, लोग आर्टिकल नहीं समझते इसका, ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल नहीं पूछता, बस इतना पूछता है कौन करता है। कभी आर्टिकल पूछेगा तो धुआं उड़ा देगा। अगला समझो। दूसरा, मान लो राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति बना कोई और उसका चुनाव इलीगल हो गया, तो राष्ट्रपति का चुनाव अवैध होने पर उसके कार्य वैध होंगे, अवैध होंगे? बोलो। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध होने पर भी उसके द्वारा किए गए कार्य वैध रहेंगे।
कैसे रहेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध होने पर भी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अरे हाँ या ना? इस दुनिया में भगवान है कि नहीं? कितने लोग भगवान को मानते नहीं है? वैसे कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है, पर मैं कुछ समय पहले समुद्र के किनारे घूमने गया था। आई यूज टू एक्सप्लोर। तो जब मैंने समुद्र को देखा ना, सुनो ना, मैंने लाइफ में पहली बार समुद्र देखा था। जब मैंने समुद्र देखा तो उसको देख के लगा कि दुनिया में हम लोग जो है ना, ये घर, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग, एसी, ये सब अगर समुद्र अपनी भगवान अगर है तो कहीं है अगर नीचे। यानी अगर समुद्र अपनी 5 मिनट चाहे तो हमारी पूरी दुनिया का नाश कर देगा। इसका मतलब कुछ तो है। जो समुद्र की लहर उठती, मैंने देखा, अगर ये लहर मान लो 10 उठ रही थी ऐसे लहर हल्की हल्की, वो मान लो जिस दिन वो लहर 1000 फीट ऊंची उठी साफ, मैं कोई तो पावर है इस दुनिया में। और समुद्र के पास देख के लगता है कि मौत सामने है आदमी की नहीं, पूरी मानव संस्कृति की। 10 मिनट में खेल खत्म। 10 मिनट में पता नहीं आदमी किस चक्कर में पड़ा रहता है। आगे देखो, वो माया नहीं है। मतलब आदमी को खत्म करना, अगर आदमी भगवान से ऊपर नहीं जा सकता, आदमी कुछ भी कर ले, हम ऐसा समुद्र को बांध सकते हैं क्या? 70% क्या है और 30%, और 30% धरती भी हमने पूरी नहीं घेरी अभी। वो 30% में से मात्र हम घेर पाए होंगे तो मुझके 10%, और उसमें औकात दिखा रहे हैं अपनी। 90% भगवान के पास है। कुछ तो पावर है इस दुनिया में। आगे देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा कार्य कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? वैध रहेंगे। अगला देखो, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये जो मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम होने शक्ति किसमें निहित है? लिखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निर्वाचन की शक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति संसद में निहित है। संसद में निहित है। गरीब के लिए नहीं है भगवान, संसद में। बेटा ये सब बहुत बड़ी बात है, गरीब के लिए भगवान है कि नहीं पता नहीं, ऐसा है क्या पता। देखो ये ना एक जन्म का खेल नहीं है। क्या पता अगले जन्म में तो, पिछले जन्म में तो अंबानी रहे हो, इस जन्म में गरीब है, भगवान ने पूरी जिंदगी गरीब रहो। बैलेंस कैसे होगा? अबे हर जन्म में अंबानी बनोगे, अब अगली जन्म में मान लो अंबानी बन जाए फकीर, और फिर ओके भगवान नहीं है, इस जन्म में तो पूरा जय हो जय हो, अगले जन्म में। इसका मतलब है ये ऐसा नहीं है तुम सोचते हो कि एक बार खेल हुआ, तुम लगे नौकरी में, नौकरी लगी नहीं, क्या पता तुम लास्ट जन्म में डीएम रह के आए हो यहाँ, तो इस बार क्या करोगे? इस बार उसको मौका मिलेगा जो लास्ट जन्म में नहीं रहा है। चलो ये सब बात है लेकिन अजीब है। आप मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है। देखो 71 का 4, सुनो, अगर मान के जो राष्ट्रपति और निर्वाचन मंडल अधूरा है, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए मर गए, मान लो देश के अंदर ना 100 एमएलए मर गए या 500 मर गए। अरे मरने का मतलब है मान लो 4 राज्यों की विधानसभा भंग होगी, मतलब मर गए। मान के चलो लोकसभा में 100 सांसदों की जगह खाली है, या देश में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा है ही नहीं, तो चुनाव होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ? एमएलए और एमपी।
निर्वाचक मंडल अधूरा होने पर चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता। चुनाव पर क्या नहीं पड़ता? प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारे जो आर्टिकल्स है ना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यही सब पूछे आते, वो नहीं पूछे आते राका 54 52 53, वो सब नहीं। लिखो 71 का 4, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा होने पर उसके चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संदीप सब समझ आएगा, बैठा रहे। कोई चुनाव पे कोई प्रभाव, निर्वाचक मंडल अधूरा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव क्या होगा? चुनाव होगा। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति का पद कभी खाली, अगर सब मर जाएं, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए बनता है, अगर सब मर जाएं, सांसद विधायक, तब भी चुनाव होगा। 5-7 बचेंगे, वही कर लेंगे। आई बात समझ नहीं आई? चुनाव होगा ही होगा, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने समय बैठेगा? अधिकतम 6 महीना बैठेगा। अगर मान लो आज राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीना बैठेगा। फिर 6 महीना में तुमने कहा सर संसद भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गई, मर गए, ये आ गया, कोरोना आ गया, चुनाव होगा। अगर राष्ट्रपति जिंदा है, जो जिंदा है मेन राष्ट्रपति, तो 1 साल बैठे, 5 साल बैठे, उसे कार्यकाल खत्म हो गया। वो अपने काम पे जब तक रहेगा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जब तक अगले वाला आ ना जाए। ये सब समझ में आएगा? अभी रुक जाओ आप। चलो, अब राष्ट्रपति चुनाव हो गया। चुनाव से कोई डाउट है किसी आदमी को, बस इतना पूछो। चुनाव के बाद आगे बढ़ते हैं। पूछ क्वेश्चंस प्लीज, ऑनलाइन वाले ही पूछे। हाँ, आगे पूछ, दिमाग गर्म मत कर। ऑनलाइन वाले डालो हेडिंग शपथ लेते हैं, शपथ। अच्छा, चुनाव निर्वाचन की रीति का आर्टिकल 55 डाला था ना? नहीं डाला था? डाला था, कल डाला था रीति। हाँ, क्या कार्यवाहक कौन बैठेगा? क्या टपोरी सवाल पूछने आए गधे? तुझे नहीं पता कार्यवाहक कौन बैठता है? ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा तब। अभी इसका सवाल निर्वाचन का नहीं है। डन? चलो अगला क्वेश्चन। सिर्फ निर्वाचन का हो, कार्यवाहक वारवाहक का नहीं। हाँ, कौन जीतेगा? मतलब सबको 3-3 मिला? ऐसा 3-3 नहीं मिलता, क्योंकि इसमें क्या होता है, वोट बराबर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वोट बराबर? क्योंकि ये वोट ना एक संक्रमणी में होता है, तो कभी बराबर तो आ ही नहीं सकता। समझ गया? नेक्स्ट बताओ। हैं? अलग अलग पर्चा होता है, विधायक का अलग, एमपी का अलग। एमपी का हरा और विधायक का गुलाबी। एक बच्चा एक ही पर्चा डालता है, एक व्यक्ति। चुनाव दिखाऊं तुम्हें? चलो बैठो। हाँ हाँ, चॉइस देनी होगी। अरे एक आदमी का एक पर्चा में लिखा है ना, तुम्हारा तुम्हारे पर्चा में लिखा है, दूसरे का दूसरे पर्चा में लिखा है। अरे नहीं समझी तुम? बट बैठो बाप, पीछे जाओ। यार 2-3 लड़के घर, 2 लड़के इधर आओ। 3 लड़के आओ, फास्ट भाग के तेजी से। 3 लड़के आओ, तुम जाओ बेटा, बैठो। 3 लड़के इधर आओ। 1, 2 और 3, ये 3 आदमी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए। यहां खड़े हो जाओ। बात है नहीं कर दो, अब समझ लो। अपनी जिसकी समझ में नहीं आया ना, उसको संग पुष्पी नहीं पीनी है, उसको लाल मिर्च का पाउडर पीना है। इधर देख,
ये 3 लड़के खड़े हुए चुनाव में, डन। आप सबके पास अब कितनी, आप सबको मिलेगा निर्वाचन पत्र। क्या मिलेगा? कौन लड़की पूछने आई थी अभी? अब समझना नहीं, लाल मिर्च पीना घर जाके, बैठो समझना है। देखो समझो ध्यान से, इधर देखो, ये संग फुसी काम नहीं चलेगा, फिर लाल मिर्च से चलेगा काम। इधर देखो, आपको क्या मिलेगा? आप सबको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आपको नहीं, किनको मिलेगा? आप लोग निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं है, आप एमपी और आप जब वोट डालोगे आपकी औकात पता है मुझे किसकी कितनी है, हाँ या ना? बोलो। अब आपके सामने जो निर्वाचक पत्र मिलेगा उसमें कितनी चॉइस होंगी? आवाज आनी चाहिए, कितनी होंगी? कितनी? अब आपके सामने, आप बताओ, आपको वोट डालना है, आप लोग में से कितने लोग पहली चॉइस इसको देना चाहते हैं? क्या आप लोगों में इसको पहली चॉइस कितने लोग देना चाहते हैं? अबे गधो, हवाबाजी नहीं, कितनी चॉइस पहली चॉइस को देना चाहते हैं? लड़कियां क्या? डन, सब लोग हाथ उठाओ ना। अब सुनो, आप लोग निर्वाचक हैं यानी सांसद और एमएलए, सुनना आप ध्यान से। आप लोगों में से कितने लोगों ने पहली चॉइस को दी? हाथ उठाओ सब। इधर क्यों बैठे हैं? क्या हाँ रामायण चल रही है, भागवत चल रही है? कितने लोगों ने दी? अब आप लोगों ने अपनी दूसरी चॉइस किसी को दी होगी कि नहीं? और तीसरी दी होगी नहीं? तो या तो दूसरी इसको मिली होगी, या दूसरी इसको, या तीसरी इसको, या दूसरी फाइनल। अब कितने लोगों ने इसको पहली चॉइस दी है? अब आप लोगों ने, सुनो, आप लोगों ने दूसरी चॉइस इसको दी होगी, या इसको, या तीसरी इसको, दूसरी इसको। आप लोगों में से कितने लोगों ने पहली चॉइस इसको दी है? आप लोग दूसरी चॉइस किसको? तुझे तो हरा रहे हैं बेटा जान पूछ के। तो अब ये मान के चलो कॉकरोच है। नहीं नहीं, ये है मेलोडी है। फगुनिया? नहीं, फगुनिया नहीं है, ये फगुनिया नहीं है, फगुनिया घर से है। चलो अब टॉपिक अब सुनो, अब बात समझो। अब आप लोग खुद सोचो, अब इसमें से आपकी पूरी क्लास है, आप निर्वाचक हैं, तो आपकी क्लास है मान लो 2000 बच्चे, 3000 बच्चे। अब अगर 1501 वोट किसी को मिल गया तो जीत गया, बोलो आया ना? मुझे लगा अभी किसी को मिला नहीं है, मिला नहीं मिला, तो अब क्या होगा? अब सुनो, सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। अब जिसको सबसे कम वोट मिला है, मान लो इसको सबसे कम वोट मिला है, डन, इसको मैंने इधर आ तो इसको मैंने बाहर कर लिया, बाहर कर दिया, बोलो। अब इसको कितने लोगों ने वोट दिया था? अपने हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखो भाई, समझ रहा है ना? हाथ उठा के रखो जिन्होंने इसको वोट दिया था, हाथ उठा के रखो। अब जितने लोगों ने इसको वोट दिया था, इन लोगों ने पहला तो इसको दिया, बोलो हाँ। इन लोगों ने दूसरी चॉइस इनमें से किसी एक को दी है, नहीं दी है? बोलो बोलो। ये अलग हो गया, हाथ नीचे कर लो। अब उन लोगों में से जिन्होंने इसको पहला वोट दिया, दूसरी चॉइस किसको दी? इसको या इसको? हाथ उठाओ, इसको या इसको? इसको। जिसको भी दी उसमें जुड़ेगी और वो चुनाव। आया समझ? अब भी समझ नहीं आया तुम्हारे? तुम आ गया हो लाल, आ गया हो तुम शांत। क्या समझ नहीं आया तुम्हारे बेटा? शांत रहो। क्या पूछ रहे थे? डिब्बा अलग हो गया इसका। हाँ मैं, वो तो सबके पर्चे की डिब्बे में डलेंगे, एक ही बार निकलेगा। हाँ, तो उसमें किसी को मिला नहीं। मान लो पता चल जाएगा, जब डिब्बा खोलेंगे तो पता चलेगा कि जब 2500-3000 वोट पड़ा, तो 3000 वोट में इसको मिला 1500, इसको मिला 1200 वोट पहला चॉइस, इसको मिला 1100 पहला चॉइस। लिख जाएगा अलग से कि सब डिब्बों में पहली चॉइस इसको इतनी मिली है, इसको इतनी, इसको इतनी। समझ आया? दूसरी चॉइस भी लिख जाएगी, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी। तीसरी चॉइस भी लिख जाएगी।
अरे इनका डिब्बा का मतलब इसकी बोट निकाल दी मैंने सारी, अब ये निकाली है। अरे अभी तो इसका बोट निकाला मैंने अलग, पता कहाँ चल गया था इसको, वोट कम मिला ही पता चल गया ना, तभी तो इसका वोट अलग निकाला हमने। अब इसकी जो दूसरी चॉइस है ना, जो इसको इन्होंने पहली चॉइस दी, दूसरी किसको दी, इनका हुआ, क्योंकि ये तरीका है जो सबसे कम मिलता है उसी को बाहर निकालते हैं। एक बार में निकल गया। सो नहीं, इसी की सेकंड चॉइस को काउंट करेंगे, इनकी नहीं करेंगे। यानी इसको जो सबसे कम वोट मिला है ना, इसकी सेकंड चॉइस किसको मिली है। तुम थोड़ा घर जाके समझना, समझ जाओगी, बैठो समझ जाओगी। और कोई समय में नहीं है, हाथ उठाओ, और कोई है। तुम्हारी ये घड़ी कैसे अटक गई है, जाओ समझ जाओगी, तुम्हारे समय में आ गया, आ गया सबके समय में, समझ आया कि नहीं, वेरी गुड। चलो सर हम लोगों को भूल गए हैं, क्या बोलो, आ गया समझ। चलो अब डालो शपथ, क्या डालो, टाइम हो गया, शपथ डलवा दे हेडिंग, चलो टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे।